हेलो हेलो। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का ईयर चैप्टर ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो हेडिंग नंबर 2 है, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट हेडिंग तो हमने कर लिया था, आपने वीडियो देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या देखेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे नेशनलिज्म की भावना आनी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे हम इसमें। ठीक है, देखिए क्या दिया, मिड 18 सेंचुरी। मिड 18 सेंचुरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? मिड 18 सेंचुरी का मतलब होता है 1750-1760। मिड 18 सेंचुरी का मतलब ये ना समझ लीजिएगा 1850। मिड 18 सेंचुरी का मतलब होता है 1750-1760। ठीक है, अब मिड 18 सेंचुरी की बात है नॉन नेशन स्टेट, मतलब जैसा कि आज हम देखते हैं अमेरिका, जापान, मतलब फ्रांस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, मतलब जितने भी देश देखते हैं हम इस टाइम 1800 मिड 18 सेंचुरी में 1750-1760 के करीब में ऐसा कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये जितने भी देश थे, मतलब जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब उस टाइम देश नहीं था। आप बोलेंगे देश नहीं था तो फिर क्या था? ये सब किंगडम्स में डिवाइडेड थे। किस में डिवाइडेड थे? किंगडम में डिवाइडेड थे। मतलब उस टाइम राजा महाराजाओं का शासन था। एक राजा जितना मर्जी उतना जीत लिया, और जितना वो जीत लिया उतने उसके अंदर आ गए। जिससे एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए अपने इंडिया कोई राजा है, पूरा पाकिस्तान नहीं, थोड़ा पाकिस्तान जीत लिया, थोड़ा सा नेपाल जीत लिया, थोड़ा सा चाइना जीत लिया, और थोड़ा सा क्या जीत लिया, बांग्लादेश जीत लिया। ऐसे मतलब कुछ आस पड़ोस के जितने भी देश थे उसमें थोड़ा थोड़ा जीत लिया। ठीक है, जब थोड़ा थोड़ा जीत लिया तो एक राजा का अंडर देखिए अब कितने लैंग्वेज के लोग हो जाएंगे, पाकिस्तानी, नेपाली, चाइनीज, बांग्लादेशी, इंडियन, कितने सारे लोग, कितनी तरह की बोली बोलने वाले लोग एक राजा के अंडर में आ गए, एक राजा के अंडर में आ गए। तो ऐसे ही था, मतलब आप फिर चाइना कोई खड़ा हुआ तो कुछ और जीत लिया, किसी और देश खड़ा हुआ तो कोई और जीत लिया। ऐसे ही क्या होता था, राजा जीतते जाते थे। सब एक किंगडम्स में डिवाइडेड थे, मतलब इन पे कोई एक बाउंड्री नहीं था। जैसे अपने इंडिया का देखते हैं बाउंड्री, वैसे कोई ऐसा बाउंड्री नहीं था। ठीक है, हाँ इतना देश इटली है, इतना स्विट्जरलैंड है, और इतना जर्मनी है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब तक तो था क्या, जो डच और कैंटल्स थे, कौन थे? डच और कैंटल्स, ये इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, टेरिटरी तो जानते ही हो, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरीज पर अपना हुकूमत करते थे, मतलब कुछ जगह जीत लिया अपना हुकूमत करते थे। कौन? डच और कैंटल्स। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखिए ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में कहाँ पे? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स हुकूमत करते थे। कौन हुकूमत करते थे? ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में कौन हुकूमत करते थे? ऑटोक्रेटिक मोनार्क। अब इससे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल एक समझाया कि राजा कैसे जीत लिया था। उसके अंदर बहुत सारे लोग थे ना। वैसे ही जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो शासन करते थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्क का मतलब क्या हुआ? राजा महाराजा जो शासन करते थे, उनके अंदर भी बहुत सारे डाइवर्स पीपल थे। डाइवर्स पीपल मतलब डिफरेंट तरह के लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट पहनावे के, ठीक है, डिफरेंट तरह के लोग थे। ठीक है, जिनकी आइडेंटिटी सेम नहीं थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। लैंग्वेज अगर सेम नहीं होगा तो आइडेंटिटी कैसे सेम हो जाएगी? कल्चर सेम नहीं होगा तो आइडेंटिटी कैसे सेम हो जाएगी? आइडेंटिटी भी सेम नहीं थी। ठीक है, ना ही कॉमन कल्चर सेम था, ना ही डिफरेंट लैंग्वेज के तो थे ही। ठीक है, किससे? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क जिन पे हुकूमत करते थे, मतलब जिसके अंडर जो लोग आते थे वो बहुत डिफरेंट तरह के लोग थे। ठीक है, इतना तक एकदम इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या अब जैसे आपको एग्जांपल देख समझाया, जैसे मैं आपको इंडिया के एग्जांपल देख बताया हूँ, वैसे बुक में आपके एक एग्जांपल देख समझाया। किसका एग्जांपल? हब्सबर्ग एम्पायर। किसका एग्जांपल? हब्सबर्ग एम्पायर। अब ये हब्सबर्ग एम्पायर था, ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे हुकूमत करता था। तो हब्सबर्ग एम्पायर था, वो किस पे हुकूमत करता था? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का ये एम्पायर था। ठीक है, और सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी पे हुकूमत नहीं करता था, छोटे बड़े मतलब जैसे बताया कुछ पार्ट जीत लेते थे राजा, वैसे कुछ पार्ट पे और भी हुकूमत करता था। किसमें? अब देखिए लिखा है हब्सबर्ग एम्पायर। एम्पायर का मतलब समझ ही रहे हैं, छोटा मोटा बजा रहे, बहुत बड़ा राजा। ठीक है,
तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, अल्पलाइन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सस्टेनलैंड, बोहेमिया, इन सारी जगहों पे क्या करता था? अपना हुकूमत करता था। ठीक है, इन सारी जगहों पे क्या करता था? हुकूमत करता था। कौन कौन हुकूमत करता था? हसबार हुकूमत करता था। ठीक है, अब इतने जगह हुकूमत करता था, सिंपल सी बात है, इतने जगह हुकूमत करता था तो उतने तरह के लोग होंगे, उतने तरह के लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी तो सबकी होगी नहीं। ठीक है, होगी। ऊपर से बता रहा है कि जो इसमें ऑटोक्रेसी थी, कौन थे? ऑटोक्रेसी। मतलब शायद अब आप बोलेंगे ऑटोक्रेसी है क्या? ऑटोक्रेसी मान लीजिए बेसिकली, इसके बाद वही टॉपिक है तो ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास में तो अच्छे से एकदम समझाएंगे कि ऑटोक्रेसी कौन थे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ऑटोक्रेसी वो थे जो यूरोप में सबसे ज्यादा अमीर थे। यूरोप में सबसे ज्यादा अमीर थे वो क्या थे? ऑटोक्रेसी थे। ठीक है, वो कौन थे? ऑटोक्रेसी थे। अब जो ऑटोक्रेसी थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? बेसिकली वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन लैम्बार्डी एंड वेनेथिया, ठीक है, लैम्बार्डी एंड वेनेथिया के जो ऑटोक्रेसी थे वो इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और हंगरी के आधे ऑटोक्रेसी मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे। कौन लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे। किसका? हंगरी के आधे मतलब ऑटोक्रेसी जो थे वो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे और आधे अलग अलग बोली बोलते थे। ठीक है, अलग दूसरे जैसे अपने इंडिया में ज्यादातर लोग इंग्लिश हिंदी बोलते हैं और उसके अलावा लोग अलग अलग, हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, वैसे बोलते हैं। वैसे ही आधे लोग क्या बोलते थे? मैग्यार बोलते थे और आधे लोग अलग अलग बोली बोलते थे। ठीक है, ऑटोक्रेसी की बात कर रहा भूलिए मत। ठीक है, अब ग्लेशिया में पुलिस लैंग्वेज बोलते थे। ग्लेशिया में ऑटोक्रेसी कौन लैंग्वेज बोलते थे? पुलिस लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, अब देखिए, अब इतना मैं आपको बता दिया। अब इतना आप सोच के आपके दिमाग में एक बात आई है, एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में, एक राजा के अंदर इतने तरह के लोग, इतने डिफरेंट बातें, ठीक है, तो इन सबको मिल के आखिर ख्याल आया कैसे कि हम सब एक हैं, हमें एक देश बनाना चाहिए, इतना हमारा देश होना चाहिए, इतना उनका देश होना चाहिए। आखिर ये सब ख्याल आया कैसे? आखिर इन सारी चीज़ों के बीच नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न कैसे हुई? यूरोप में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न कैसे हुई? कैसे नेशनल स्टेट बने? ठीक है, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न कैसे हुई तो आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा जाता। अब पढ़ेगा नेशन की भावना आखिर उत्पन्न कैसे हुई? कैसे लोग बने कि हमारी इतनी बॉडी होनी चाहिए देश की, इतने हम हैं, इतने दूसरे देश के लोग, इतने दूसरे देश, आखिर आया कैसे, हुआ कैसे? इतना सारा झमेला था। क्या राजा अपनी पावर आसानी से दे देते थे? बोलते थे हाँ तुम देश बना लो, या फिर राजा से पहले लड़ते थे, झाड़ा करते थे, फिर इनका देश बनता था, फिर इसमें लोग आते थे, कैसे क्या होता था? ऐसे रात को सोए थे और सुबह उठे तो इनका देश बन गया था। क्या होगा सब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय।